बंगाल विभाजन, जैसा कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल जो है बहुत ही बड़ा सूबा है और इसका प्रशासन करने में बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए बंगाल का विभाजन अब होगा। और ये घोषणा कब करता है? 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर देता है कि बंगाल का विभाजन अवश्यम भावी है। और इसको 16 अक्टूबर 1905 को ये बात प्रभावी हो जाती है, यानी कि 16 अक्टूबर के दिन बंग भंग हो जाता है, यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होता है, उसको देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, बंगाल की स्थिति को समझते हैं। बंगाल की स्थिति को समझते हैं। जैसा कि बंगाल था उस समय, यानी उस समय का बंगाल जो था, आज का बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा भी समग्र बंगाल के अंतर्गत आते थे। और पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश मिलकर एक प्रांत होता था बंगाल। यानी कि लॉर्ड कर्जन की बात ये बिल्कुल सही थी कि प्रशासन के दृष्टि से बहुत ही बड़ा प्रांत था। लेकिन क्या बात थी कि 1905 में ही यह बात अंग्रेजों को दिखाई देने लगा था। लगभग 1813 से ही अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और पूरे के पूरे भारत पर उन्होंने शासन सत्ता जमा ली थी। तो अब जाके बंगाल उनको बड़ा दिखाई देने लगा। हालांकि ये मांग पहले भी उठती रही है, जैसे कि चार्ल्स ग्रांट ने 1853 में कहा था, फिर लॉर्ड डलहौजी ने भी कहा था कि दीवानी राजस्व में और प्रशासन में बंगाल को बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 1853 में आपको पता होगा कि 1853 का जो एक्ट आया था उसमें एक एलजी की व्यवस्था थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बात थी। यानी कि गवर्नर जनरल तो था ही, एक अलग सूबे के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बात हो गई थी। तो फिर क्या बात थी कि कर्जन को उसी समय 1905 के समय ही बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रांत दिखने लगा था। तो इसका कारण एकदम स्पष्ट है कि उस समय जो धार्मिक गठजोड़ था, हिंदू मुसलमानों का गठजोड़ था, और बंगाल जो था राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना हुआ था, उस पर आघात करना था। यानी कि उस समय बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना को भारत के रूप में लीड कर रहा था। चाहे सांस्कृतिक चेतना की बात की जाए, चाहे धार्मिक सुधार की बात की जाए, चाहे सामाजिक सुधार की बात की जाए, सारी बातों का जो एज ए कैप्टन के रूप में रोल प्ले कर रहा था, कौन? बंगाल कर रहा था। तो फिर इसको धार्मिक रूप से इस पर चोट कर दिया जाए, भाषाई रूप से इस पर चोट कर दिया जाए, क्षेत्रीय रूप से इस पर चोट कर दिया जाए, ताकि भारत जो है चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पीछे चला जाए। तो ये हुआ। तो आइए बंगाल की स्थिति को समझते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अंग्रेजों ने क्या किया, संयुक्त तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक भाग जो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा था, जिसकी राजधानी आज की कलकत्ता ही, जो आज की कोलकाता है, कलकत्ता थी। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जिसकी राजधानी कलकत्ता। और एक भाग बना पूर्वी बंगाल और असम को जोड़कर बना। और ये असम 1874 में ही बंगाल से अलग कर दिया गया था। 1874 में बंगाल से असम को अलग कर दिया गया था। फिर क्या किया गया? एक कर दिया गया, ठीक है ना। और ये बंगाल जो है, जिसे पूर्वी बंगाल बोलते हो आप, जिसके साथ असम भी था, ये क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और जिसकी बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, उस समय पूर्वी बंगाल था। और इसकी राजधानी को ढाका, इसकी राजधानी जो थी क्या थी? ढाका थी। और इसकी राजधानी जो थी कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता थी, ठीक है ना। और अलग अलग क्या बना दिए गए? इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए। इसके गवर्नर जो थे एंड्रयू फ्रेजर हो गए, और इसके जो गवर्नर थे बूमफील्ड फुल्लर बन गए। बूमफील्ड फुल्लर बन गए इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, अलग अलग। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कुल जनसंख्या जो थी 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें से हिंदू थे 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख, और मुसलमान थे 90 लाख। मुसलमान जो थे 90 लाख। यानी कि यहाँ पर मुसलमानों को अति न्यून जनसंख्या के मामले में कर दिया गया, ठीक है ना। और जो पूर्वी बंगाल और असम को मिलकर एक प्रांत बना था, उसमें कुल जनसंख्या जो थी 3 करोड़ 10 लाख थी। उसमें मुसलमानों का जो संख्या हुआ 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़
80 लाख और हिंदुओं की जो संख्या थी 1 करोड़ 20 लाख। ये डाटा क्यों समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि क्या अंग्रेजों की चाल थी। यानी कि यहाँ पर जो पूर्वी बंगाल असम में जो हिंदू क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। कौन? हिंदू। अभी तक अल्पसंख्यकों का रोल प्ले कौन कर रहा था समग्र बिहार में? मुसलमान कर रहे थे, क्योंकि उस समय बंगाल जो एकीकृत था, कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ थी, ठीक है ना। उसमें मुसलमानों, कुल मुसलमान जो थे 2 करोड़ 70 लाख थे। यानी कि बहुमत की तो बात दूर, यानी कि अल्पसंख्यक थे मुसलमान, जिनको अब क्या किया गया, एक प्रांत में बहुसंख्यक बना दिया गया, ठीक है ना, बहुसंख्यक बना दिया गया। यानी कि इस बात को समझा दिया गया कि आप जो अब तक अल्पसंख्यक थे बहुसंख्यक हो गए हो। और ये बात लगातार मिंटो के वक्तव्य से पता चलती है। मिंटो कौन? कर्जन की जगह ले चुका था, गवर्नर जनरल बन चुका था, और लगातार वो पूर्वी बंगाल में स्टेटमेंट दिए जा रहा था कि ये जो घटना हुई है अच्छी हुई है, ठीक है ना। और मुसलमानों का जो खोया हुआ रुतबा है, खोया हुआ रुतबा का मतलब क्या है भाई? अंग्रेजों के पहले भारत में किसकी सल्तनत, किसकी सत्ता थी? मुसलमानों की थी। तो लगातार बोलता था कि जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, इस घटना से मुसलमानों को प्रतिष्ठा मिलेगा। मुसलमानों को क्या मिलेगा? प्रतिष्ठा मिलेगा। और इस घटना के बाद आप देखते ही हो क्या हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, और मुस्लिम लीग लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती है क्या, कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की संस्था है, कांग्रेस जो है हिंदुओं के हित की बात करती है, जो पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत क्यों? क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसका अधिवेशन हुआ था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी संस्थापक बनते हैं। दूसरा अध्यक्ष जो 1896 का था, दादा भाई नौरोजी बनते हैं, और दादा भाई नौरोजी कौन? पारसी समुदाय के थे, पारसी धर्म के थे। और तीसरा जो अध्यक्ष बनता है, ठीक है ना, वो कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयबजी बनता है, जो किस धर्म का था? मुसलमान था। यानी कि कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन कहना नितांत भ्रामक है और गलत है, ठीक है ना, गलत है। उस समय भी और इस समय भी। इस समय भी क्यों? इस समय अगर कहते हो आपकी कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, तो फिर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कैसे आता? तो उस समय भी कांग्रेस हिंदुओं की बात नहीं कर रही थी, बल्कि समग्र भारत की बात कर रही थी, समग्र समुदाय की बात कर रही थी। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा पोषित ये मुस्लिम लीग लगातार अलग राष्ट्र की बात करते पाकिस्तान की मांग को मनवा ही लिया, और खुद पाकिस्तान उससे नहीं संभल पाया, और फिर एक अलग देश बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है ना। कुल मिला के कांग्रेस जो थी मुसलमानों की संस्था भी थी और हिंदुओं की भी संस्था थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का यह आरोप बहुत ही भ्रामक था, ठीक है ना, ये चीज है। तो अंग्रेजों के द्वारा पोषित था। तो बंगाल विभाजन में क्या किया गया? धार्मिक रूप से तो बांट दिया गया, धार्मिक रूप से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का कार्ड खेला गया, जो पूरी तरह से एकदम अंग्रेजों का मास्टर स्ट्रोक था। इसके अलावा क्या किया गया? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंगालियों की संख्या जो थी 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, और हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या क्या थी? 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। यानी कि भाषाई रूप से भी ये कार्ड खेला गया। अब बंगाल में ही बंगालियों को अल्पमत में रख कर दिया गया, क्षेत्रवाद अलग। तो ये अंग्रेजों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जो राष्ट्रीय चेतना पर, राष्ट्रवाद पर करारा प्रहार था। इस करारा प्रहार का जवाब दिया गया, और इस जवाब की प्रणीति कब बनने लगी? बंगाल वंग भंग की घोषणा के साथ ही 20 जुलाई को घोषणा हुई, तो 7 अगस्त 1905 के समय ही, ठीक है ना, ये तय कर लिया गया, ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र के नेतृत्व में, कि अब इसका प्रतिरोध किया जाएगा। ना सिर्फ प्रतिरोध किया जाएगा, बल्कि व्यापक रूप से प्रतिरोध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? व्यापक रूप से प्रतिरोध किया जाएगा। किससे थ्रू प्रतिरोध किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। क्या बहिष्कार किया जाएगा? समग्र बहिष्कार, यानी कि विदेशी वस्तुओं का, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई समग्र वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो समग्र बहिष्कार करोगे तो क्या अपनाओगे? स्वदेशी अपनाओगे, यानी कि हर चीज जो भारत में बनी है उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? प्रयोग करोगे, ये चीज है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, तो ये व्यापक रूप से विरोध भी हो जाता है। स्वदेशी का प्रचार होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि राखी दिवस मनाया जाएगा। राखी दिवस मनाने का औचित्य क्या था? कि भले अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेज तुमने हम लोगों को बांट दिया है,
लेकिन हम एक हैं, एक दूसरे को राखी बांधेंगे और मतलब सिंबॉलिक रूप से हम एक हैं, इसीलिए क्या मनाया जाता है, राखी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या होता है, रामेंद्र प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि अब इस दिवस को शोक दिवस के रूप में हम मनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि लोगों ने क्या किया, 16 अक्टूबर के दिन गंगा गए, गंगा नहाए, उसके बाद प्रतिरोध स्वरूप विरोध शुरू कर दिया। जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आज भारत का बना हुआ है, उस समय क्या हुआ, राष्ट्रीय गीत लोगों की जुबान पर आ गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस के मंच, सार्वजनिक मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ गीत गाया गया। यही गीत आगे चल के राष्ट्रीय गीत बनता है। लेकिन उस समय इन्वेंट हुआ था और इसका पूरे भारत में, पूरे बंगाल में समर्थन कब मिला, इस स्वदेशी मूवमेंट में ही मिला। यानी कि लोगों की जुबान पर था क्या, वंदे मातरम, ठीक है ना। और फिर जो अमार सुनार बंगला जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा। यानी कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो बांग्लादेश बाद में हुआ, तो अमार सुनार बंगला लिखे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये गीत, दोनों गीत क्या थे, जुबान पर थे। और बहिष्कार पूरे व्यापक रूप से था, ठीक है ना, बहिष्कार व्यापक रूप से था। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोना बंद कर दिया, ठीक है ना। पूरे जनमानस में बंगाल का प्रयोग करना बंद कर दिया, ठीक है ना। कहीं पता चल जाता था शादी वादी में विदेशी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, छिपा कर भी, तो शादी टूट जाती थी। पंडित जी को पता चल जाता था कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, तो शादी करवाने नहीं जाते थे। खान पान में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हुआ है, तो लोग खाने के लिए नहीं जाते थे। यानी कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यानी कि बहुत ही व्यापक था, स्वदेशी, हर एक चीज का प्रयोग स्वदेशी। यानी कि 1905 दिसंबर आते आते इतना यह व्यापक हो गया कि कांग्रेस को भी बनारस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना, उसमें अपने संविधान में इसको जगह देना पड़ा कांग्रेस को, क्या, स्वदेशी और बहिष्कार, दो बातों को जगह देना पड़ गया, ठीक है ना। 1906 आते आते पूरे बंगाल में ये बहुत फैल गया और दो बातें और आ गई, राष्ट्रीय शिक्षा भी आ गई और स्वराज। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, जो बात सिर्फ बहिष्कार और स्वदेशी तक सीमित थी, उसमें एक शब्द जुड़ा, स्वराज। और ये स्वराज क्यों आया, क्योंकि चार जो गरम दल के नेता थे, चरमपंथ के नेता थे, उनका पूरी तरह से उभार हो गया था राष्ट्रीय परिदृश्य में। चार नेता कौन थे, जिसे आप लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और चौथे जो नेता थे अरविंद घोष। यानी कि 4 फेवरेट जो नेता थे, पूरे भारत के सबसे फेवरेट नेता थे उस समय में। और इनके द्वारा ये जो योजना थी, उसमें स्वदेशी बहिष्कार में स्वराज जुड़ा और स्वराज के साथ राष्ट्रीय शिक्षा भी जुड़ी। और इनके कारण ये जो बंगाल से ये जो मूवमेंट था, पूरे भारत में निकल गया। यानी कि बंगाल विभाजन की बात पीछे छूट गई, अब बात होने लगी भारत के स्वराज की। और किसके कारण, कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधो समिति तो थे ही। अगर प्रारंभिक तौर पर देखा जाए, बंगाल विभाजन को लीड किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और उसमें बखूबी साथ दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने, जिन्होंने संजीवनी पत्र का संचालन करते थे, समाचार पत्र का संचालन करते थे। और अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति लगातार प्रारंभिक तौर पर इस मूवमेंट को लीड किए जा रही थी। और इसमें आके शानदार पाली किसने खेला, लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने। और इनके कारण बंगाल से ये निकल के भारत में फैल गया। और जहां पर जगह जगह लोगों ने लीड किया, जैसे बात कर लो महाराष्ट्र की, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय पंजाब में, सैयद हैदर राजा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सरदार अजीत सिंह कौन, भगत सिंह के चाचा, शहीद आजम भगत सिंह के चाचा। भगत सिंह का पूरा परिवार देशभक्त रहा है, ठीक है, कभी बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सरदार अजीत सिंह, यानी कि अब भारत में ये बात होने लगी थी, ठीक है ना, स्वराज की बात होने लगी थी। अब तक क्या था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलो। अब तक कांग्रेस का जो प्रथम चुनाव है, जिसे उदारवादी चुनाव बोलते हो,
लिबरलिज्म बोलते हो, उनका क्या था? अनुनय था, विनय था, समाचार पत्रों के थ्रू अपनी बातों को करते थे। लगातार अंग्रेजों को कहते थे कि आप उत्तरदायित्व बनो भारतीय जनता के प्रति, अपनी संस्थाओं को मजबूत करो और उत्तरदायित्व बनो, रिप्रेजेंटेटिव को मजबूत करो, ये मांग थी वो। ठीक है, वो कहते थे कि भाई आप सही हो, लेकिन लगातार हमारे लिए राहत की बात करते जाओ। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो आए थे ग्रम दल, चाहे बंगाल विभाजन से उपजा ये केंद्र था जो स्वराज की बात करने लगा था। अब भारत उत्तरदायित्व की बात नहीं कर रहा था, स्वराज की बात कर रहा था, यानी कि स्वयं के शासन की बात कर रहा था, और पूरे भारत में फैल गया था ये बात। तो अंग्रेजों ने मास्टर स्ट्रोक खेला, तो भारत ने भरपूर इसका प्रत्युत्तर दिया। हालांकि बंगाल विभाजन से उपदेश, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बहुत ही निर्ममता से अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की। वंदे मातरम को गाना बैन कर दिया गया, कृष्ण कुमार मित्र को, फिर से अश्वनी कुमार दत्त को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अपने उद्देश्य में स्वदेशी मूवमेंट जो था पूरी तरह से सफल हो चुका था, क्योंकि अब स्वराज की बात होने लगी थी, जो आगे के मूवमेंट में दिखाई देता है। ठीक है ना। कुछ कोटेशन है, जैसे बंगाल का विभाजन किया गया तो इस पर स्लोगन है, गोखले ने कहा था विभाजन का मतलब विनाश, यानी कि विभाजन जो किया गया वो विनाश के बराबर है। ठीक है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर वज्रपात की तरह गिरा, तभी तो हिंदू मुस्लिम एक अलग हो गए, जो एक थे वो अलग हो गए थे। ठीक है ना। इस आंदोलन में महिलाएं जो थी घर से पहली बार बाहर निकल के सक्रिय रूप से भाग ली थी, और छात्र अपने स्कूल छोड़कर पहली बार बहुत ही अधिक संख्या में क्या हुए, इस आंदोलन में लीड किए। ठीक है ना। इतना लीड किए कि इसको बर्बरता से क्या हुआ, राहत सामग्री अनुदान बंद किया गया, कार्लाइल सर्कुलर लाना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है ना। तो छात्र और महिलाएं इस आंदोलन की जान थी। ठीक है ना। निगेटिविटी क्या थी कि कुछ मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे के पूरे मुसलमान जो थे बंगाल विभाजन से संतुष्ट थे, तो अतः उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। किसान भी इस मुख्य भूमिका में नहीं आ पाए, किसान भी इस मूवमेंट से जुड़ नहीं पाए। और इस आंदोलन में तमाम तरह के रचनात्मक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में भी सहयोग मिला, यानी कि पूरा का पूरा जो बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, अब भारत राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गया। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट ने अब सिखा दिया स्वराज, और स्वराज से ही भारत को आज़ादी मिलनी थी, और ये मिलेगी भी, आगे हम देखेंगे। उम्मीद है सबको ये बात आसानी समझ आई होगी। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।